दोस्तों अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि हमारा इंटरनेट बंद हो गया है और ना तो व्हाट्सएप काम कर रहा है और ना ही किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऐसे में आप समझ लेना कि किसी देश ने उस देश पर खासकर हमला कर दिया है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका और इजराइल के द्वारा जिस प्रकार से ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया गया है, तो ऐसे में वह दिन अब दूर नहीं है जब साइबर अटैक तेजी से बढ़ने वाला है और इसका आपकी कानों तक खबर भी नहीं होगा। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर भविष्य में भगवान ना करे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, अगर होता है तो यह साइबर क्राइम के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किस प्रकार से अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को बमबारी किया था और इसका नतीजा अभी तक वहां की जनता भुगत रही है। लेकिन दोस्तों अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो यह पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 की तुलना में कई गुना खतरनाक हो सकता है। बहरहाल दोस्तों आइए देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 किस प्रकार से वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 की तुलना में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि बहुत ही कम चांस है कि वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान परमाणु बम का यूज किया जाए, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस प्रकार से अपने आप को अपग्रेड किया है, तो यह काफी ही खतरनाक देखने को मिलने वाला है। मतलब अब कोई भी देश किसी भी देश पर डायरेक्ट अटैक ना करके उस पर साइबर अटैक कर रहा है। दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर साइबर अटैक क्या होता है। दोस्तों जैसा कि साइबर अटैक करके अमेरिका ने 2010 में ही ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रैक कर लिया था और यह पता लगा लिया था कि ईरान किस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। इतना ही नहीं, चाहे वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए उनका लोकेशन ट्रैक करना हो या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की लोकेशन को ट्रैक करना हो, यह इतना आसान इसलिए हो पाया क्योंकि दुनिया बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है एआई को लेकर। मतलब अगर कोई भी देश चाहे किसी भी देश पर अटैक करना, तो सबसे पहले वह साइबर अटैक करेगा। दोस्तों अगर जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किए गए हैं, तो ऐसे में अगर अमेरिका या फिर इजराइल ईरान पर साइबर अटैक करता है तो इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है, क्योंकि आज के डेट में साइंस बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अपने चरम स्तर पर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर किसी साइबर कैफे में जाते हैं तो वहां पर सभी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है। अगर ऐसे में साइबर अटैक होता है तो पूरी तरीके से आपका पैसा डूब सकता है। इतना ही नहीं, किसी भी देश पर साइबर अटैक करके वहां की खुफिया जानकारी को बहुत ही आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों चलिए आपको एक एग्जांपल के जरिए आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आपने हनी ट्रैप का नाम सुना होगा तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों मैं एक आपको रियल एग्जांपल देकर बताता हूं कि किस प्रकार से हनी ट्रैप काम करता है। दोस्तों जैसा कि एक सैनिक था और उसने अमेरिका या फिर किसी देश की एक खुफिया एजेंसी से उसने संपर्क कर लिया था और वहां की लड़की से वह एक प्रेम जाल में फंस गया था उसके। तो ऐसे में उस लड़की ने खुफिया जानकारी कलेक्ट करने के लिए उस लड़के को प्रेम जाल में फंसाया था। तो इसी प्रकार से कई सारी जानकारियां जो कि खुफिया जानकारी थी उस लड़की ने ट्रैक कर लिया था उसको और वह लड़का बुरी तरीके से फंस गया था। दोस्तों इतना ही नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो किस प्रकार से रूस ने यूक्रेन के सैटेलाइट को जाम कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि रूस यूक्रेन को चारों तरफ से अटैक कर रहा था। बहरहाल दोस्तों आइए बात करते हैं कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सी खुफिया एजेंसी है, किस देश की खुफिया एजेंसी सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। दोस्तों इसमें सबसे ताकतवर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम आता है और इसमें 8200 से ज्यादा साइबर इंटेलिजेंस के रूप में काम करता है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका का CIA और यहाँ से खुफिया एजेंसी बहुत ही ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। बहरहाल दोस्तों आइए बात करते हैं कि इजराइल और अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार से ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया जा रहा है, तो इससे भारत पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि अगर यह युद्ध लंबे समय तक खिंचता है तो भारत की UPI से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस प्रकार से क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में किस प्रकार से दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसा कि हॉर्मुज जल संधि से दुनिया का 20% से ज्यादा का हिस्सा इसी रास्ते से होकर आवागमन यानी कि आयात निर्यात किया जाता है। इतना ही नहीं, भारत अपनी तेल जरूरतों का कुल 50% से ज्यादा का हिस्सा इसी रास्ते से होकर मंगवाता है। मतलब साफ है कि अगर हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ब्लॉक हो सकती है। मतलब साफ है कि अगर भविष्य में दुनिया भर में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स के अटैक का तो पता नहीं, लेकिन साइबर अटैक जरूर हो सकता है।
डिजिटल अटैक जरूर हो सकता है। दोस्तों, इतिहास गवाह भी है कि पहले युद्ध तलवार से लड़ा जाता था, फिर बंदूक से, फिर न्यूक्लियर वेपन से और अब डाटा से, यानी कि डेटा से। बाकी दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इससे क्या साइबर अटैक होगा, क्या डिजिटल अटैक होगा, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स द्वारा अटैक किया जाएगा एक दूसरे पर? कमेंट बॉक्स में फिर जोड़ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।